है ना। हम आपसे ये कह रहे थे कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पेटेंट आ रहा है, पेपर में आ रहा है, आप पेपर देने जा रहे हैं, कई लोग पेपर दे चुके हैं, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि आप में से अधिकतर जो बच्चे हैं वो सब नए हैं, फ्रेशर हैं, मतलब नया नया तैयारी चालू किया है। अब जैसे जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने समझा ही नहीं है, और आप पेपर देने चले गए या फॉर्म भर दिया, फिर क्वेश्चन कैसे ही बनेगा? क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, कैसे बनेगा? हां, जो आपको पढ़ा दिया गया है फिर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, वो अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय। मैं आपको बार बार समझाता हूं कि भाई जीएस जो है वो एक थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, पता नहीं रहता है किस तरह से कहां से क्या पूछा जाएगा। हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, तो वहां से आने की संभावनाओं का खेल है। भाई जैसे मैथ है, रीजनिंग है, तो उसके पेटेंट चैप्टर हैं कि भाई ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जीएस में भाई योजनाएं हैं, पुरस्कार हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। अब जैसे पुरस्कार हैं, भाई अब कौन सा पुरस्कार पूछ ले, तो आपको बताया जा सकता है कि इस पुरस्कार के आने की संभावनाएं हैं, है ना। अभी जैसे कल परसों में कुछ पेपर हुए हैं, तो उनका कहना था कि सर वो मध्य भारत का पठार आपने, मध्य भारत राज्य जो आपने पढ़ाया था, तो उसके सीएम पूछे थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो फिर निष्कर्ष ये निकला है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से प्रश्न आदि आ रहे हैं। हाँ, अब आपका वो टॉपिक ही नहीं हुआ तो उसमें अपन कर क्या सकते हैं। जैसे कल आपको सीएम पढ़ा दिया, है ना, सीएम कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, उसके मिनिस्टर्स किस तरह से काम करते हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से सीएम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा काम यह है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं उनके बारे में। जीएस में सीधा सीधा फॉर्मूला यह है कि आपको कोई टॉपिक समझाया गया, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको नोट्स दिए गए किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने समझ लिया, और समझने के बाद आप उस पर कितना काम कर रहे हैं वो तय करेगा कि आपकी जीएस कितनी बनेगी। जैसे कल मैंने आपको मध्य प्रदेश के सीएम और मध्य प्रदेश की विधानसभा कंप्लीट कराई, जिसमें मैंने आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, सीएम, डिप्टी सीएम, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, कल ये मैंने आपको पढ़ाया इधर पे। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह कि जैसे मैंने कल आपको चीफ सेक्रेटरी पढ़ाया कि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव इस तरह से होता है, और ये पहले थे, ये महिलाएं में ये थी, वर्तमान में ये हैं। अब ये आपका काम है कि आप उसको कितना और अच्छा एनालाइज करके पढ़ पा रहे हैं, और जो जितना अच्छा एनालाइज करके पढ़ेगा, अपने नोट्स अच्छे बना लेगा या ज्यादा रिवीजन करेगा, उसका प्रश्न एग्जाम में जाकर के कैसा होगा? सही होगा। अब जो केवल लिख लेगा, समझ लिया, उस पर काम ही नहीं किया, ना रिवीजन किया, ना कुछ किया, तो एग्जाम पेपर में जाकर के फिर तुम क्या करोगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80 90 पूरे 100 जहां पे लगा दो, यही सही है। या करोगे जय बजरंग बली की जय जय। चल, आपका सीधा है भाई, अगर आपको जीएस में नंबर चाहिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसका बेहताशा आप उसका रिवीजन करें। दूसरा यह कि आपको जो भी बताया जा रहा है उसका खुद से भी कुछ एनालाइज करें। खुद से एनालाइज करने का फायदा यह होता है कि जब हम खुद से कुछ सीखते हैं तो वो थोड़ा सा लंबे समय तक हमारे दिमाग में क्या रहता है? जिंदा रहता है। इसलिए मैं जब भी आपको कुछ बोल के पढ़ाता हूं या बोल के लिखाता हूं तो मैं कहता हूं तुम अपनी भाषा में लिखो। मैं लिखवाऊंगा वही किताबी भाषा, तो किताब में और फिर मुझ में क्या अंतर रह गया, है ना। चलो समझ में आया ना। तो थोड़ा सा धैर्य
जो भी नए हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स की संख्या इस क्लास में अब नए हैं, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा फेथ, ठीक, और बहुत सारी मेहनत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो रिजल्ट निकल के आएगा सक्सेसफुल। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस, कि भाई अभी तो मैंने तैयारी स्टार्ट करी है, तो अभी तो मैं सीख रहा हूं या सीख रही हूं। और सीखने में विश्वास रखो कि आपको बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल सही जगह आए हो, तुम सही मार्गदर्शन मिलेगा आपको। यहां कोई ऐसा तो होता नहीं इस कोचिंग में कि लाओ 8,000 भर दो, फिर 5 महीने बाद फिर 8,000 भर देना। 40-40 हजार रुपए फीस लग रही है एसएससी वैसेससी की, पता कर लो जाकर के, इकट्ठा भरवा लेते हैं। ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा तुम्हारे साथ। हाँ, आपको बस बताया जाता है कि ये वाला पेज नंबर पढ़ लेना, ये किताब पढ़ लेना, ये इस पर भरोसा रखो जो भी नए बच्चे हैं। और सीखने पर सबसे ज्यादा फोकस करो कि जितना सीख सकते हो उतना सीखने पे दिमाग लगाओ, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। अगर हिंदी की क्लास लग रही है तो हिंदी, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीएस। जीएस के 2-3 सब्जेक्ट जो मेन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको बढ़िया से आना चाहिए, एकदम बढ़िया से। और इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं। ये 3 तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। फिर उसके बाद तो बच जाता है अपना साइंस, साइंस में फिर आ जाता है एनवायरमेंट, लेकिन ये 3 तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और फिर आप जब तैयारी ये सब नहीं पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स आदि, तो आप केवल खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी। 2 साल मेहनत कर लो, 4 साल कर लो, 5 साल कर लो, 10 साल कर लो, रिजल्ट मिलेगा 0। अगर आपको नौकरी चाहिए तो पहले इन सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाओ और फिर आप पेपर दे के देखना। तो जैसे मैथ है तो मैथ में शायद 30-40 चैप्टर हैं, रीजनिंग में भी इतने ही चैप्टर हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी 15 से 20 चैप्टर हैं, हिंदी में भी 15 से 20 चैप्टर हैं। आपको पेटेंट तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, दीदी से पढ़िए, भैया से पढ़िए, बुआ से पढ़िए, मौसा से पढ़िए, सर से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, एक बार आपको बेहतर तरीके से सिलेबस निपटाना पड़ेगा, फिर जाकर के आप पेपर में बैठने के योग्य होंगे। नहीं तो हमेशा कहते रहेंगे, अरे यार 100 नंबर का पेपर था, मेरे 70 रह गए, 76 से लिस्ट चली गई। हमेशा यही कहोगे। अरे 200 नंबर का पेपर था, 140 से लिस्ट गई, मेरे 100 नंबर थे। मैं अगर हिंदी पढ़ लेता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं जीएस पढ़ लेता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैथ पढ़ लेता ना मेरा सिलेक्शन। तो पढ़ो ना। कहूं ना तुम्हारी टांगे पकड़ रखी हैं कि नहीं तुझे नहीं पढ़े वो, कि कहूं ना तुम्हारा मुंह दबा रखो कि दिमाग। तो मुद्दा ये है कि अगर नौकरी लेनी है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने, आज समझ लो, कल समझ लेना। और जब नौकरी ना लगे तो जब अकेले कमरा में बैठे हो, तुम्हारे दोस्त यार या सहेला सहेली की लग जाए, तब वो तुम्हें मिठाई खवावे आए, तो बाय देख के समझ लेना कि हमारी नहीं लग पाई। समझ रहे हो? तो ठीक है, चलो, हो गई आज की बात, हो गया आज का ज्ञान। अब आते हैं अपन आज के टॉपिक पर। टॉपिक है आज का उच्च न्यायालय। जो नए बच्चे हैं वो भी थोड़ा ध्यान समझे, जो पहले दिन बैठे हैं 2-3 बच्चे जो हैं, आज उनका पहला दिन है। कोशिश करना समझने की, है ना, जो भी आपको समझाया जा रहा है समझने की ही कोशिश करना। ज्यादातर लिखने लिखाने के लिए आपको नोट्स वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है, मैं भी भेज ही दूंगा और आप भी को भी मिल ही जाएंगे। समझने पर फोकस करना। और समझने के लिए हमको हाईकोर्ट का जज नहीं बनना है, नहीं तुम पीएचडी करने बैठ जाओ कि अच्छा सर हमारे चाचा को केस होगा तो सर अब वो सर कैसे निपटे वो, है ना, जा चक्कर में मत फंसना। केवल उतना पढ़ो जिससे तुम्हारा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टिक हो जाए। हमको जज और वकील नहीं बनना है, हमको केवल इतना पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन एमपी पुलिस में या किसी अन्य किसी एग्जाम में पूछा गया है तो हम क्या कर सकें उसको
टिक कर सकें। देखो न्याय व्यवस्था जो है, मैंने आपको शुरुआती तौर पे बताया था कि लोकतंत्र में संवैधानिक स्तर पर अगर हम देखें तो 3 पिलर होते हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, तो कार्यपालिका हम पढ़ चुके, विधायिका उससे पहले पढ़ चुके थे, अब है नंबर न्यायपालिका का। न्यायपालिका मतलब न्याय करने वाली संस्थान। न्याय मतलब कि भाई कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना। हमारा संविधान, जो लोग कहते हैं कि भाई संविधान ऐसा संविधान वैसा, भाई संविधान है तो आप हैं, देश उसी से चलता है। आपके साथ यदि 0.01% भी कुछ गलत होता है तो आपके दिमाग में यह आता है केस कर दूंगा तेरे ऊपर। हमको एक विश्वास तो है न्यायपालिका में, तभी तो हम किसी से भी कहते हैं केस कर देंगे, चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति हो चाहे कोई सरकारी व्यक्ति हो, हम उसको काहे की धमकी देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष तौर पर काम करती है, हमारा भरोसा है। ठीक, और वो भरोसा कहां से आता है? वो भरोसा आता है संविधान से। कहां से आता है? क्योंकि संविधान ने उसको पावर दी है कि आप बिल्कुल फ्री हैं काम करने के लिए। अब संविधान ने तो उसको पावर दी है, फ्री है, इसलिए उसको पावर है, इसलिए लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा तो कोर्ट तो है, कोर्ट में देख लेंगे। अगर आपके साथ कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अगर कुछ करता है उल्टा पुल्टा, या संस्था या सरकार, इवन सरकार भी आपके साथ गलत करती है, तो आप कहां पहुंच जाते हैं? उठ के कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको यह भरोसा होता है कि न्यायपालिका मेरे साथ क्या करेगी? न्याय करेगी, है ना। तो न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में, जैसे अगर हम देखें तो हमारे देश का जो इतिहास है वो तो बहुत पुराना है। पहले तो न्याय करने की जिम्मेवारी जो होती थी वो राजाओं की होती थी, क्योंकि राजतंत्र था। राजा ने कह दिया ये चोर तो वो चोर, अब राजा से कौन मुंह चलाएगा भैया, है ना। तो पहले अलग व्यवस्थाएं थी, फिर अंग्रेज आ गए हमारे देश में। अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों ने अपने हिसाब से देश चलाना चालू किया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो अपने हिसाब से तो काम करेगा। तुम किसी का घर कब्जा लो, अब उस घर में मान लो शाहरुख खान की फोटो लगी है, लेकिन तुमको अजय देवगन पसंद है, तो तुम किसकी फोटो लगा लोगे? अब कोई कहे कि शाहरुख खान की क्यों फाड़ी, भाई उसको पसंद ही नहीं, क्योंकि अब उसके कब्जे में है ये जगह। तो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाए, इस देश पर शासन किया। तो उन्हीं में से गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था कैनिंग। क्या नाम था? कैनिंग। कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बोला जाता है। देखो भैया, अपने पढ़ाने का तरीका यह कि अपन सारे फैक्ट्स को एक जगह ला करके रखते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बने। क्या बने? आपका कॉन्सेप्ट बने, और कॉन्सेप्ट बनने के बाद तुम रट तो लोगे, मुझे पता है। जब आपको कहानी समझ में आ जाएगी तो फिर कहानी तो फिर तुम अपने हिसाब से याद कर लोगे, हमें पता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं केवल न्यायालय की। उच्च को तो अभी छोड़ो, न्यायालय की बात हो रही। न्यायालय मतलब भैया जहां व्यक्ति परेशान होता है शासन से, या शासन के किसी नीति से, या किसी व्यक्ति से, तो वह अपने न्याय के लिए जाता है। कहां पर? कोर्ट। और भारत में कोर्ट की व्यवस्था संविधान के अनुसार है, और भारत में न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। एकदम कैसी है? स्वतंत्र है। न्यायालय, उच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट कैनिंग के द्वारा लाया गया था। कैनिंग ने 1861 में हाईकोर्ट एक्ट लागू किया, जिसके तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 जगह पर हाईकोर्ट बनाए गए। ठीक, सुनते चलना, ये फैक्ट है आपके एग्जाम को लेकर के। भारत में अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा कोर्ट या सबसे उच्च कोर्ट, सबसे ऊपरी कोर्ट, सबसे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, और फिर इसके नीचे आ जाते हैं लोअर कोर्ट, जिनको अपन कह देते हैं अधीनस्थ न्यायालय। सुनते चलना, समझो ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं, समझो ज्यादा, और जैसा आपको समझ में आए उस हिसाब से लिखते जाना। जिस भाषा में जो मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से आपको लिखना उस तरह से आप अपने पेज पर, रजिस्टर पर लिखो। बाकी सिस्टमैटिक वे के जो नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, अभी अपनी भाषा में लिखते चलना।
अगर तुमको ऐसे लिखना है कि कैनिंग ने 1861 में एक कानून बनाओ थो जो हाईकोर्ट के लाने थो, ऐसे ही लिखो, जल्दी याद होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं उसी हिसाब से लिखवा दूंगा किताबी भाषा में, तो फिर किताब में और मुझ में अंतर क्या है भाई? कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन देना। पढ़ना कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, रटना आपको कैसे वो आप अपने हिसाब से देखो। तो सबसे पहले हमारे देश में कैनिंग नाम का एक गवर्नर था जो हाईकोर्ट के लिए क्या लेके आया था? कानून। और जिसके तहत हमारे देश में 3 जगह पर हाईकोर्ट बनाए गए। कहां कहां बनाए गए साहब? बंबई, कलकत्ता और मद्रास। हमारे वर्तमान में अगर हम देखें तो पूरे भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप समझिए और अपने हिसाब से लिख लीजिए। फिर जब ये क्लास खत्म होगी तब हम तय करेंगे, तब आप तय करना। आप सब में सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं सब, जिनको पता ही नहीं है कुछ। फिर अपन देखेंगे कि आपको कितना याद है इस क्लास का, आपके दिमाग में कितने फैक्ट हैं। अभी वर्तमान समय में भारत के अंदर 25 हाईकोर्ट हैं। और जो हाईकोर्ट होता है ना, वो राज्यों का कोर्ट होता है। किसका कोर्ट होता है बेटा? राज्यों का। और इन सब में हमारे देश में देखा जाए अगर, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट, इस तरह की न्यायालय की व्यवस्था है। सबसे ऊंचा कोर्ट जो जिसको दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में पूरा भारत देश आता है, पूरा इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट के अंडर में राज्य आता है, राज्य क्षेत्र। जैसे हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। तो जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो उसका जो क्राइटेरिया है हाई कोर्ट का, वो कहां तक होगा भैया? मध्य प्रदेश तक ही। जैसे ये है मेरा प्यारा प्यारा मध्य प्रदेश, जो कि अजब है और गजब है। ये रहा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की जो पावर है वो कहां तक होगी भैया? वो कहां तक के या किस तरह से काम करता होगा? तो ऐसे हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं भैया? कितने हैं? फिर एक बार बताओ। 25, 25 और 2025 खत्म होने वाली है 1 महीने बाद। और जो बच्चे कह रहे थे कि जा साल, तो सर जी तुम देखो हम ही हम हैं, अब वो सोच रहे होंगे अरे मर गए, जऊ साल निकल गई। कछु सोच रहे होंगे कि अरे कोई बात नहीं, अब देखो तुम अगली साल सर धुआं उड़ा देंगे, धुआं ऐसी करके 2 साल निकल जाएगी। ये सालें ऐसे कैसे निकल जाती हैं? वो निकल ऐसे जाती हैं। अभी जैसी जनवरी आएगा, 1 जनवरी आएगी, तो उस दिन कहोगे यार आज तो 1 ही जनवरी है, तो आज अपन नई साल मना लो, कल से देखियो कल से धुआं उड़ा देंगे। फिर जैसे तुमने एक दिन नई साल बनाई तो अगले दिन तक उसका वो थोड़ा शुरू रहता है दिमाग में, तो तुमने आज मजे कर लिए तो कल भी तुम उसको याद कर रहे होगे। फिर आएगी 13, 10, 12 दिन बाद संक्रांत। फिर मोड़ी मोड़ा तुम ज्यादातर हमारे पास गांव के हो, फिर कहेंगे गुरु हम सोच रहे हैं गांव आए, और गांव से एक संक्रांत के बाद फिर तुम हमें बताइयो कैसे पढ़नो। ऐसो पढ़ेंगे कि धुआं उड़ा देंगे पढ़ पढ़ के। संक्रांत करके तुम फिर वापस आओगे, तब तक आ जाएगी 26 जनवरी। फिर 26 जनवरी में 2-4 दिन कटेंगे, फरवरी आ गई, ठीक है। फरवरी में 2-4 ब्याह हो जाते हैं, मतलब ब्याह नहीं चलते रहते, बिन के यहां टाइम कट गो। मार्च में आ गई होरी,
अब तूने बच्चा होरी निकल जाए, फिर तो ऐसा पढ़ेंगे कि धुआं सा उड़ जाए वो। होरी के बाद फिर कटेंगे गेहूं। हम पूछें काय लाला तुम आए नहीं पड़े, सरसों कटेगी, गेहूं कटेंगे, के सज्जी जो चेत कट जाए, चेत में कहा काम पड़ो घने, और चेत जैसे ही कटेगो फिर तुम देखियो धुआं से उड़ा देंगे। ये धुआं उड़ा थोड़ा फिर दिवाली आ जाएगी, दिवाली के बाद फिर दिसंबर आ जाए वो, फिर जनवरी और फिर फरवरी, सर्कल कहा है चलत रहे वो, धुआं उड़त रहे। ऐसी पेपर नहीं। सबसे ज्यादा जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, धुआं जैसे नहीं उड़ा पा रहे, क्योंकि इनको ऐसे धुआं उड़त रहे। तो चलो वापस आते हैं। मैं ये कह रहा था आपसे कि सबसे पहली बार हाईकोर्ट अगर कहीं बना तो बंबई में बना था। पहला हाईकोर्ट अगर कहीं कहते हैं तो बंबई में। एक्ट कब बनाया था? 61 में। और हाईकोर्ट कब बनाया? 1862 में। किसने बनाया था? गवर्नर जनरल कैनिंग जो था, जिसको हम भारत का पहला वायसराय भी बोलते हैं। वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही पोस्ट है, एक ही, बस थोड़ा सा अंतर है। गवर्नर जनरल को आराम से समझना अगर डाइजेस्ट कर पाओ इस वाले फैक्ट को, तो गवर्नर जनरल को 1858 के बाद वायसराय कहने लगे। क्या कहने लगे? वायसराय। एक ही पोस्ट है, सेम पोस्ट है, लेकिन बस उसका नाम थोड़ा सा क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे अभी सरकार नाम चेंज नहीं कर रही, ले तेरो नाम का है कल्लू, आज से तू प्रियांशु, चल आट। तेरो का नाम है भूरा, भूरा नहीं है तू, आज से तेरो नाम फलाना ढिमका। तो ऐसे सरकार शहरों के नाम भी बदल रही है, तेरो नाम का है, स्टेशनों के नाम भी बदले जा रहे हैं। अपने स्टेशन की भी बात चल रही है कि नाम बदल देंगे, है ना। वैसे नाम अच्छा है अपने यहाँ का, ग्वालियर गालव ऋषि के नाम पर, महर्षि के नाम पर है। गालव ऋषि एक ऋषि हुए हैं, इसलिए अपने शहर का नाम क्या है? ग्वालियर। किसके नाम पर है? गालव ऋषि के। कौन से ऋषि? ऋषि गालव, है ना। तो अपने शहर के नाम का भी चल रहा है कि भाई ग्वालियर स्टेशन का नाम बदल दो, है ना। ऐसे ही हमारा जो बंबई है, वो बंबई जो है वो पहला हाई कोर्ट, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास। इसके बाद बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो आज तक है, अभी भी है ना। आज भी है ये सब हाई कोर्ट, तो ठीक। ये शायद 1866 में बना था। ये अभी मेरा याद कराने का एजेंडा नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक तो क्या है भैया। अब मैं डायरेक्ट आपको मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पढ़ाने लगूंगा तो थोड़ा आपके साथ बेईमानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये तो समझा दूं आपको कि उच्च न्यायालय होता क्या है, उसमें कैसे काम होता है, उसके बाद तो तुम पढ़ ही लोगे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट, ठीक। तो बात इतनी सी है कि भारत में हाईकोर्ट के लिए कानून सबसे पहले कैनिंग के काल में बना था 1861 में। उसी कानून के तहत भारत में बंबई राज्य में पहला हाईकोर्ट स्थापित किया गया था, और शायद जुलाई 1862 में स्थापित किया गया था, जिसको हम पहला और सबसे पुराना मध्य प्रदेश भारत का हाईकोर्ट कहते हैं। वर्तमान समय में अगर हम जाएं तो वर्तमान समय की अगर हम देखें, अब हम प्रेजेंट में आकर के बात करें तो प्रेजेंट में ये को देखो, ये तो हमने कर लिया अंग्रेजों के जमाने की बात। हमने 1950 में अपना संविधान बना के तैयार किया, ठीक। कब? 1950 में लागू कर दिया देश के अंदर। तो संविधान में अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक जो राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो न्यायपालिका होती है उसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक। आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है। और यह संविधान का भाग 6 है। कौन सा है? भाग 6। 214 कहता है कि भैया हाईकोर्ट वगैरह होंगे, ठीक। कौन होगा? हाईकोर्ट होगा, है ना। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं, फिर अपन देखो, एक अपन ने वो एस्पेक्ट देख लिया उसका कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कि तो अपन ने कह दिया सर 1861 से ये हाईकोर्ट वगैरह का सिस्टम चालू है। कैनिंग नाम का गवर्नर था, उसने सबसे पहले कानून बनाया था भारत उच्च न्यायालय अधिनियम, जिसके तहत बंबई में अपन ने क्या किया, जिसके तहत हमने बंबई में क्या बनाया, अपन ने बंबई में हाईकोर्ट बनाया। इतना समझ में आया ना अपन लोगों को? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया, है ना।
फिर हमने कहा कि देखो, फिर अपन ने, हम आजाद हो गए, हमने अपना संविधान बनाया। फिर हमने तय किया जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा, और जो संविधान बनाया तो आपको मालूम ही है कि 1950 में वो लागू हो गया पूरे देश में। तो फिर हमने अपने संविधान के प्रावधान देखे, तो हमारे संविधान में 214 से लेकर के 237 तक राज्यों के अंदर जो न्यायपालिका काम करती है, कहां के अंदर? पर्टिकुलर राज्यों के अंदर। जैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य, कैसे क्या प्रावधान होंगे इसके बारे में चर्चा की गई है। कहां से लेकर कहां तक? 214 से लेकर के 214 से लेकर के 214 से लेकर के 237 तक हमने क्या किए? हमने राज्यों के जो न्यायपालिका उसके बारे में चर्चा करी है। अच्छा, अब आराम से चल रहे हैं। देखो, मैं आपको सीधा सीधा लिखा भी सकता हूं, आपको सीधा सीधा बोल करके अनुच्छेद और आदि और ये सब चीजें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, या ये क्लास का मतलब रहेगा ना, आपको कुछ समझ में आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा यहां से सीख के जाएं। जब सीख के जाएंगे तो किताबों में पढ़ेंगे तो आपको फिर चीजें एकदम से क्लिक हो जाएंगी। अच्छा, सर ने बताया तो था। 214 से लेकर के 237 तक अलग अलग बात कही गई है। जैसे मुझे एक बात बताओ, न्यायपालिका होती है, ठीक है, मतलब कोर्ट होते हैं, अपन कोर्ट कह देते हैं ना बोलचाल की वजह से, कोर्ट होते हैं। तो कोर्ट में क्या क्या होता है साहब? क्या क्या होता है कोर्ट में? मैं जनरली आपसे पूछूं, क्या क्या होता है, बताओ बेटा। है? जिससे भाई पूछ रहा हूं वही बताएं। वकील साहब होते हैं, और हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। हाँ, जज होते हैं। मेन कौन होता है? जज होते हैं। फैसला किसको देना है? जजों को देना है। तो हम जजों को अपन क्या कह देते हैं भैया? न्यायाधीश। न्यायाधीश कहते हैं ना अपन, जज को न्यायाधीश भी तो कहते हैं। न्यायाधीश, न्यायमूर्ति है, काय की मूर्ति है? न्याय की मूर्ति। अब इनकी आत्मा ही जानत है कि न्याय की मूर्ति है काय की। वो तो दो चार सोच रहे होंगे, अरे सर हमें भी पता है जन्नत की हकीकत, कैसा न्याय चल रहा है और किसका न्याय चल रहा है, लेकिन ठीक है सर, आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक। तो वो कौन सा आर्टिकल कह रहा है? वो कह रहा है 214। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्य के अंदर जो न्यायपालिका काम करती है, स्टेट्स के अंदर, जिसमें हाई कोर्ट आ गए, लोअर कोर्ट आ गए, तो वो सबका प्रावधान 214 से लेकर के 237 तक है। जिले के अंदर भी छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, जैसे एक जिला कोर्ट होता है। जैसे पूरे राज्य के लिए क्या होता है? हाई कोर्ट। जिले के अंदर होता है जिला कोर्ट, जिसको अपन बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर जिले के अंदर एक जिला कोर्ट होता है, हर जिले के अंदर। तो आप कौन से जिले में बैठे हो अभी? तो ग्वालियर जिला कोर्ट भी होगा, ठीक। हाई कोर्ट हो गया वृहद स्तर पे काम करने वाला, ठीक। अच्छा, तो मैंने आपको यह समझा रहा हूं कि राज्यपालिका का उल्लेख जो है, राज्य न्यायपालिका का जो उल्लेख है संविधान में, वो संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 214 से, अनुच्छेद 214 से। अब इसी में हाईकोर्ट से रिलेटेड सभी बातें होंगी इन्हीं आर्टिकल में, और इन्हीं में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड सब बातें होंगी। मतलब लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में सभी बातें कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक। अब जैसे मैं अगर संविधान की बात करूं, तो संविधान में हमको पढ़ना क्या रह गया? अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 214 में क्या है, 215 में क्या है, 216 में क्या है, 217 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में, ऐसे करते करते कहां तक ले जाएंगे? 237 तक। कुछ अल्ले पल्ले चल्ले पड़ रहा है कुछ? हाँ, कुछ तो पड़ रहा है दिमाग में। 215 आर्टिकल यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए यह संविधान यह व्यवस्था करता है कि इसके तहत कि भैया प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना चाहिए, प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक। और 200 मैं तो आपको पूरा 237 तक लिखा दूं, मेरे को क्या है, समझाता जाऊं, लिखाता जाऊं। लेकिन अभी हमारे लिए जो जरूरी है पहले वो देख लो। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि भैया राज्यों के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। और क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। सुनते चलना जरा। और 215 कहता है कि जो कि अभिलेख न्यायालय होगा। अब तुम फंस गए। अभिलेख न्यायालय मतलब,
अभिलेख न्यायालय का मतलब उसके फैसले रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी हाईकोर्ट ने किसी फैसला दिया किसी केस में, क्लियर, एग्जाम्पल, वैसा ही लगभग लगभग सेम केस दूसरी जगह आया या दोबारा से ऐसा केस हो गया, तो उस फैसले को वकील साहब बताएंगे कि देखो पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, देखो आपने पहले ऐसे निर्णय दिए थे। तो ऐसे रिकॉर्ड के रूप में उस अभिलेख न्यायालय का मतलब यह होता है कि उसके फैसले दूसरी जगह भी लागू होंगे या उसका प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक, अच्छा 216 क्या कहता है? 216 कहता है कि जो हाईकोर्ट है किसी भी राज्य में जब बनाया जाएगा तो किस तरह से होगा, उसके गठन की बात करता है, हाईकोर्ट के गठन की बात करता है। होगा ये 214 में है, कैसे होगा ये 216 में है। और 217 क्या कहता है? 217 क्या कहता है? ऐसे करते 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 मैं आपको यह कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा आर्टिकल्स हैं, तो उसमें जो हमारे हाईकोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो 214 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, अच्छा बताइए कि भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? बंबई। अच्छा, भारत का दूसरा हाईकोर्ट कौन सा है? कलकत्ता। 217 क्या कहता है? 217 कहता है कि जो जज वगैरह आदि हैं, जो जज हैं, उनकी नियुक्ति वगैरह कैसे क्या होगी उसके बारे में बात करता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इनसे रिलेटेड कोई भी बातें, इनसे रिलेटेड कोई भी फैसले, जजों से रिलेटेड या हाईकोर्ट से रिलेटेड कोई भी फैसले, किसी भी प्रकार के नियम, विधि, विधान, जैसे हाईकोर्ट से रिलेटेड कोई विधि बनाने का जो पावर है वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। चलो, थोड़ा थोड़ा चीजें अब ऐसी होंगी जो थोड़ी कम समझ में आएंगी, है ना, तो थोड़ा सा आराम आराम से चल रहे हैं। चल, इसलिए ऐसा रहे क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूं एक ही बात कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, जिनको नहीं पता क्या है होता है हाईकोर्ट वाईकोर्ट क्या होता है। तो भैया, भारत में हाईकोर्ट की व्यवस्था कैनिंग के द्वारा 1861 में अधिनियम पास किया गया था, जिसके तहत 1862 में लेकर के पहली बार भारत में हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई। और पहला हाईकोर्ट बंबई में बनाया गया। बंबई, कलकत्ता, मद्रास 1862 में बनाए गए 3 हाईकोर्ट हैं भारत के सबसे पुराने। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी एक पुराना हाईकोर्ट है। ठीक, अब आते हैं वर्तमान में। वर्तमान में जब हम आते हैं तो वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट अभी कार्य कर रहे हैं। कितने? भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ तो उस संविधान के अनुसार भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक राज्य स्तर के सभी प्रकार के न्यायालयों के बारे में बात कही गई है, जिनमें अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की बात करता है। 215 उसके अभिलेख होने की व्यवस्था करता है। 216 हाईकोर्ट का गठन की बात करता है। 217 जजों के वेतन, जजों की नियुक्ति, शर्तें, इन सब की बातें करता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और समझ लो कि अगर संसद चाहे, संसद मतलब अपनी भारत सरकार टाइप, संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक, आराम से समझना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था कर सकता है। जैसे 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 हमारे देश में राज्य कितने हैं भैया, और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? तो टोटल करूंगा तो कितना आएगा? 36। लेकिन हाईकोर्ट कितने हमारे पास? कम है ना। अब जैसे मान लो कि राज्य 28 हैं और हाईकोर्ट कितने हैं? 25। तो इसका मतलब यह है कि एक हाईकोर्ट, कई सारे ऐसे हाईकोर्ट होंगे जो एक से अधिक राज्यों का कार्य
देख रहे होंगे। तो यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 231 में दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होता है। ये कौन सा आर्टिकल है? 231। 2-3 आर्टिकल है, वो आपको याद होने चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। नहीं तो कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि सर अरे आप संविधान पढ़ाने लगे। मैं डायरेक्ट आकर के सीधा सीधा बता दूंगा तो फिर टॉपिक में कुछ बचेगा ही नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है बेटा, केवल इतना सा है कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। 2 उसकी खंडपीठ है, ग्वालियर और इंदौर, 1968 में बनी थी। और पहले हाईकोर्ट जो था वो नागपुर में था। 1935 के अधिनियम की धारा 108 के तहत जबलपुर नागपुर में स्थापित किया गया था। बाद में हम अलग हो गए, इस वजह से हमने जबलपुर में बना दिया। इतने से फैक्ट है 10-12। लेकिन वो हाईकोर्ट आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप ये सब चीजें नहीं पढ़ लेंगे। तो इससे लेकर के आपका एक टॉपिक हाईकोर्ट का लगभग कुछ हद तक खत्म हो जाएगा। किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट भी काम कर सकता है। वो कौन सा आर्टिकल है? 231। एक जज का ट्रांसफर एक दूसरे हाईकोर्ट में किया जा सकता है। मध्य भारत में कितने हाईकोर्ट है? 25 है। जज होते हैं भैया हर हाईकोर्ट में। जैसे अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के बारे में कहा जाता है कि 36 जज हैं शायद। एक बार अपन और चेक कर लेंगे, अभी के लिए आप 36 याद करके रखो। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहां पर स्थित है? जबलपुर में। कहां पर स्थित है भैया? जबलपुर। जबलपुर में स्थित है। 2 इसकी खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर, जो कि 1968 में बनाई गई थी। इसकी ब्रांच है 2। जैसे अगर आपका केस जो है, भगवान न करे किसी पे केसेस लगे भैया, सफेद कोट और काले कोट से बच के रहो। जितने दूर हो सके उतने दूर रहो इनसे, यानी कि आसपास हो ना भटको। भैया हम तो जे कहेंगे तुमसे, बिल्कुल आसपास नहीं भटकना चाहिए। बात इतनी सी है कि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, जो वर्तमान का हाईकोर्ट है, वो जबलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 से की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो मेन ब्रांच है वो जबलपुर में, मुख्य ब्रांच। और इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर। भोपाल में तीसरी खंडपीठ बनाने की चर्चा चल रही है, अभी बनी नहीं है। अब बात समझिए जरा, अगर आपका केस हाईकोर्ट में चल रहा है, मान लो हाईकोर्ट में, कहां चल रहा है भैया? देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है। केस अगर देखें तो प्रारंभिक रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाते हैं ज्यादातर आपके सामान्य से केस। जब आप वहां हार जाते हैं या आपका फैसला नहीं हो पाता है तो फिर आप कहां अप्लाई करते हैं? उससे बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और जब वहां भी आपकी हार हो जाती है या आपके मन मुताबिक फैसला नहीं आता तो फिर आप कहां जाते हैं? इस तरह से काम चलता है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो केस है वो हाईकोर्ट में चल रहा है, ठीक। अब हाईकोर्ट तो है कितनी जगह मध्य प्रदेश में? केवल कितनी जगह है? ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। मेन कहां पर है? मुख्य। अब मानो कि आप अभी जैसे मान लो मुरैना के आप वासी हो, अब हाईकोर्ट का केस चल रहा है, तो संभवतः ज्यादातर जो संभावनाएं हैं वो केस कहां चल रहा होगा आपका, क्योंकि खंडपीठ कहां है? ग्वालियर। आप मान लो उज्जैन साइड कहीं के हैं और हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो आप कहां पर लड़ रहे होगे? इंदौर। इसीलिए खंडपीठ बनाई गई।
कुछ अल्ले पल्ले पड़ रहा है? हाँ ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होता ही है, जिला कोर्ट, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। जैसे ये हाई कोर्ट पढ़ लेंगे, फिर अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अगर हाईकोर्ट की बात की जाए, अब अपन सीधा सीधा जजों पर आते हैं और उनकी योग्यताओं पर आते हैं और आगे की बातें करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो वर्तमान समय में कहां पर है? जबलपुर। और हाईकोर्ट में भैया एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी के अन्य जज होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता है चीफ जस्टिस, सीजे। और हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कौन है भैया? सचदेवा। कौन से सचदेवा? संजीव के संजय, संजीव सचदेवा वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जज हैं, चीफ जस्टिस। ठीक। हाईकोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो आपकी प्रमुख योग्यता होनी चाहिए कि आपको 10 साल का अधिवक्ता का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे एक हाईकोर्ट में या अलग अलग हाईकोर्ट में। आप कानून के ज्ञाता होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। तो आपको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होती है? नियुक्ति। लेकिन शपथ कौन कराता है? शपथ राज्यपाल कराता है। तो अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक यह समझ में आया कि चाहे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट हो या किसी अन्य राज्य का हाईकोर्ट हो, अगर वहां किसी जज को नियुक्त करना पड़ेगा तो वह नियुक्ति पत्र जो है वो किससे आएगा? राष्ट्रपति के माध्यम से आएगा। कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन शपथ किसके द्वारा होती है? क्लियर है? हाईकोर्ट के जजों को ऐसे ही नहीं हटाया जाता। हाईकोर्ट के जजों को संसद से प्रस्ताव पास करके हटाया जाता है। कहां से? प्रस्ताव पास करके पद से हटाया जाता है। किसको समझ में नहीं आई ये वाली बात? सबको आ गई? सबको आ गई? फिर मैं पूछूंगा, ऐसा तो है नहीं कि सबको आ गई हो, उल्लू बना रहे हो मेरे को। नहीं आई ना? हाँ तो ऐसे कहो ना सर, हमको नहीं आई बात। देखो भाई, अगर किसी हाईकोर्ट के जज को हटाना है, अगर हटाना है तो राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं कह देगा कि चलो हट जाओ। नहीं। मान लीजिए मैं जज हूं और मेरे घर पर बहुत सारा केस पाया गया, बहुत सारा, मतलब मान लो कि मेरे घर पर एक कमरा भर के नोट पाए गए 500 के। ठीक ठीक। ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा तू, मैं बता रहा हूं तेरे को, शांति से पढ़ा कर। तो मेरे घर पे जैसे मान लीजिए बहुत सारे नोट पाए गए। अब जिसका मैं ब्यौरा नहीं दे पाया कि भाई कैसे आए, कहां से आए, तो ये तो एक अवैधानिक काम हो गया। मतलब ऐसा कोई भी काम अगर जज करता है जो अवैधानिक हो, जो कानून के अनुरूप ना हो, जो एक जज के लिए सही नहीं है, तो भैया उसको क्या करना पड़ेगा? पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। या तो वो स्वतः इस्तीफा दे दे तो कोई बात है ही नहीं, या मर जाए तो कोई बात नहीं कि भैया वो तो मर गए, अब का, अब तो खाली हो गया पद। लेकिन ना तो वो इस्तीफा दे रहा, ना ससुरा सुसाइड कर रहा, ना उसको बीमारी हो रही, ना कुछ हो रहा, तो अब वो पद से भी नहीं हट रहा। उससे कहा कि भाई नैतिकता के आधार पर आप क्या दे दीजिए। तो फिर उस स्थिति में क्या?
तो जब भी कोई जज या न्यायाधीश किसी कदाचार में फंसता है, कदाचार एक होता है सदाचार, एक होता है कदाचार। कदाचार मतलब जैसा काम नहीं करना चाहिए, अनैतिक काम, अनैतिक कदाचार करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, अवैधानिक कार्य करता है, और वह पद से अगर नहीं हटता तो उसको पद से हटाने के लिए संसद से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। अब संसद है लोकसभा और राज्यसभा, और कौन साइन करेगा? राष्ट्रपति। ये 3 लोग हैं। अब या तो वो प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में आएगा, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले इसको बता दिया जाएगा कि देखो भैया तुमको हटा रहे हैं हम लोग। सुनते चलना, थोड़ा टेक्निकली है इसलिए बताने से बचता हूं मैं, क्योंकि मैं फिर एक चीज बता रहा था कि भाई अगर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो मास्टर को पढ़ाने मजा आता है। तो मोड़ी मोड़ा नहीं पढ़ना तो फिर हम कहा अपने दिमाग पर जोर लगाएं। प्रस्ताव आएगा, इनको बता दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई होने जा रही है, और जांच भी करी जाएगी। ऐसा नहीं है जांच नहीं करी जाएगी, जांच जज ही करेंगे। कुछ जजों की नियुक्ति करी जाएगी, एक कमेटी टाइप बनाई जाएगी, उनको बोला जाएगा कि भाई इनके खिलाफ प्रस्ताव आया, उसकी जांच पड़ताल करो, इनको भी मौका दो अपना पक्ष रखने का। तो जब ये सब प्रक्रिया हो जाती है फिर उसके बाद होती है वोटिंग। अगर लोकसभा में पास हो गया तो फिर कहां जाएगा, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो कहां जाएगा, और जब दोनों जगह पास होकर के सिग्नेचर कर दे कौन, तब उसको फिर अपने पद से हटना पड़ेगा। यह प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की। सीएजी को भी ऐसे ही हटाया जाता है। ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिनको ऐसे हटाया जाता है, आसानी से नहीं हटाया जा सकता, आसान नहीं है उनको हटाना पद से। तो कोई आपसे पूछता है कि जैसे जो जज हैं हाई कोर्ट के, जिनका रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल, रिटायरमेंट की उम्र कितनी है हाई कोर्ट के जजों की? 62। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की कितनी है? 65। याद रहेगा ना। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है, लेकिन शपथ और हटाया कैसे जा रहा है? संसद के द्वारा। कौन के जज? हाई कोर्ट। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट। कहां का हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पढ़ने के लिए अपन को थोड़ा हाई कोर्ट के बारे में जानना जरूरी है। फिर हमने ये जाना कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में संजीव सचदेवा जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के क्या है? चीफ जज हैं। इनके अलावा भी अन्य दूसरे भी जज होंगे ही। एक होता है मुखिया, उसको अपन बोलते हैं चीफ जज। कैसा? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश कहां बैठेगा? जबलपुर, मेन जगह पे। जैसे ग्वालियर में भी हाई कोर्ट है ना, और इंदौर में भी हाई कोर्ट है, और कहां पर है मेन? जबलपुर में। तो हाई कोर्ट के जज ही तो इसमें सुनवाई करते होंगे। तो कुछ जज इधर होंगे, कुछ जज इंदौर में होंगे, और कुछ जज कहां होंगे? जबलपुर। लेकिन इन सब जजों का जो बॉस है वो कौन है? संजीव सचदेवा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कौन रहे हैं? सीजे, मतलब पहले सीजे, पहले चीफ जस्टिस। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके, और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके, और भारत के सीजीआई के रूप में भी काम कर चुके, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तो वो थे ही। नहीं समझ में? एक व्यक्ति पढ़ लिख करके क्या नहीं कर सकता। अभी जो सचदेवा जी जो हैं, इनसे पहले, जस्ट पहले, हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनका नाम शायद सुरेश कुमार कैत, सुरेश कुमार ऐसी कुछ नाम था, नाम मेरे को शायद सुरेश कुमार ही था, पक्का? ठीक है। तो वो थे हाईकोर्ट के जज सचदेवा से पहले। वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले आदिवासी जज हैं, चीफ जस्टिस, पहले आदिवासी, एसटी कैटेगरी के पहले।
तो जब उनकी रिटायरमेंट की स्पीच थी तब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो कह रहे मैंने मजदूरी करी है, कि मेरे घर में पढ़ने के लिए और रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो बोल रहे थे, थैंक यू बोलना चाह रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे उस संविधान को कि देखो संविधान की ताकत देखिए कि मेरे जैसे बैकग्राउंड का आदमी आकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जैसे कोर्ट का चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचा। वो पढ़ाई की अहमियत बता रहे थे कि देखो किताबों में कितनी ताकत है, कि मैं कहां मजदूरी करने वाला का बच्चा और मैंने खुद मजदूरी करी है एक जमाने में, और मैं कौन से पद से रिटायर हो रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट। तो वो बता रहे थे किताबों की ताकत। तो वही बात याद आ गई कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पहले चीफ जस्टिस, और यही व्यक्ति भारत का 11वां सीजीआई बना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया और उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम है, सब कर लिया उन्होंने। कौन, क्या नाम है, याद रहेंगे? चलिए देखें, थोड़ा सा और देखें, इतना समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश भारत के नक्शे पर जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो कब आया? कब आया भैया, कब आया? कब आओ? 1 नवंबर 1956। इससे पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य भारत के नक्शे पर नहीं था। एक राज्य था जिसको आप जानते थे, मध्य प्रांत व बरार, यह राज्य था, ठीक। इस राज्य में 1936 में एक हाईकोर्ट बनाया गया था, जो था कहां पर? नागपुर में। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई पुराना जो मध्य प्रदेश था, या कह सकते हैं कि पहले जो था वो कहां था, तो कह दोगे नागपुर में। लेकिन फिर जब 1956 में मध्य प्रदेश बन गया तो इस हाईकोर्ट को, या मध्य प्रदेश जो बना, जब बन गया, जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है जब बन गया, तो हाईकोर्ट बना कब? जबलपुर। अब बार बार मैं ये क्यों लिख रहा हूं, एक बार और समझाने के लिए। जबलपुर में जिस बिल्डिंग में वो हाईकोर्ट चल रहा है, जिस बिल्डिंग में वो हाईकोर्ट आज भी चल रहा है, उस बिल्डिंग के वास्तुकार थे हेनरी इरविन। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। हेनरी इरविन, मतलब कि ये बिल्डिंग मान लो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मान लो, ऐसे मान के चलो ये बिल्डिंग है जो पुरानी है। इस बिल्डिंग में मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग में मैंने कोई ऑफिस खोल लिया, और ये बिल्डिंग बनी थी 1990 में या बहुत पहले। तो जो बिल्डिंग है जबलपुर में, वो जबलपुर में जिस बिल्डिंग में ये हाईकोर्ट चल रहा है, जिसको हम आजकल जबलपुर हाईकोर्ट कहते हैं, वो बिल्डिंग करीब 1889 में बनी थी। और जिसके आर्किटेक्ट कौन थे? हेनरी इरविन। एक कोई बड़े व्यक्ति की, बड़े आदमी की बिल्डिंग थी जिनका नाम था राजा गोकुलदास। क्या नाम था? राजा गोकुलदास। देखो अभी सब समझ में आएगा आपको। मैं भी प्रश्न पूछूंगा आपसे और आप आंसर देंगे, मुझे पता है। अच्छा मुझे यह बताओ कि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो किसकी बिल्डिंग में चल रहा है? कब बनी थी वो बिल्डिंग? कौन था वास्तुकार? हेनरी इरविन। और इसी बिल्डिंग में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया या बना दिया गया 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 का 1, 49 का 1, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। तो अभी तक हम क्या समझे? अभी तक हम यह समझे
कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का गठन 1956 में किया गया और भारत में 25 हाईकोर्ट है, तो 25 हाईकोर्टों के जज होंगे, हैं? अलग अलग हाईकोर्ट में अलग अलग जज। मान लो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, बंबई हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट है, बिलासपुर। जैसे समझना एक चीज और, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ कि नहीं? कब हुआ? 2000 को। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे तो हाईकोर्ट कौन सा चलता था? जबलपुर। तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो इनका हाईकोर्ट कहां बन गया? बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ में जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है? बिलासपुर में। कहां पर है? कहां पर है? बिलासपुर में। तो जो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है तो वहां पर भी जज होंगे, वहां पर भी चीफ जस्टिस होंगे कि नहीं होंगे? एक होगा चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कितना होता है? एक। तो मैं ही आपको समझा रहा हूं, आराम से समझना, बहुत आराम से, बहुत आराम से। हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर भी होता है बेटा। क्या होता है? ट्रांसफर भी होता है। कि जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज के पद पर काम कर रहा हूं, तो मेरा ट्रांसफर वहां से उठा करके कहां कर दें? अभी परसों के पेपर में आया था कि एक जज है, अब मैंने वो तो डिटेल्ड तो नहीं पढ़ी थी, उनका 6 महीने में 3 बार ट्रांसफर हो गया। कितने महीने में? क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको हटा तो सकते नहीं है, क्योंकि हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रस्ताव पास कराओ, संसद में लेके जाओ, साबित करो कि गलत काम किया है। और साबित कैसे कर पाओगे जब किया ही नहीं होगा? तो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जजों का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर होता है, आर्टिकल 222। कई बार एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को उठा करके दूसरे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाया जाता है। सुन रहे हो ना? और कई बार हाईकोर्ट के जजों को उठा करके ही कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? कई बार क्या हमेशा यही होता है, हाईकोर्ट के जज ही प्रमोट होकर के कहां पहुंचते हैं? अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में तो उम्र है कितनी रिटायरमेंट की, और हाई कोर्ट में कितनी है? 62। तो मैं ये समझा रहा हूं कि जो जज हैं, जजों का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हो जाता है, और जज कहां पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचते हैं प्रमोट होकर के। कि मैं अभी हाई कोर्ट में काम कर रहा हूं एज अ जज के रूप में, मेरे को प्रमोट करके कहां पहुंचा दिया? सुप्रीम कोर्ट। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में मेरी योग्यता और वरिष्ठता बढ़ती चली गई, वरिष्ठता, तो शायद मैं उस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके सुप्रीम कोर्ट का भी क्या बन जाऊं? जैसे कौन बना था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। जैसे कौन बना था? JS वर्मा बने थे। जैसे कौन बना था? अरविंद बोबड़े बने थे। ये वो चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो भारत के चीफ जस्टिस पद तक पहुंचे। मतलब मध्य प्रदेश में भी उन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में काम किया और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में काम किया। क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहली महिला जज थी सरोजिनी सक्सेना। भैया समझो, मैं कह रहा हूं जज तो सिंपल वाला जज, चीफ जस्टिस नहीं। चीफ जस्टिस में और वाकई सामान्य अन्य जजों में अंतर है। चीफ जस्टिस मतलब मुखिया, मेन आदमी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं, केवल जज।
हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन? सरोजनी सक्सेना। कितने व्यक्ति चीफ जस्टिस तक पहुंचे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस? कौन कौन से? जेएस वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, जेएस वर्मा, सतना में जन्मे थे जेएस वर्मा। जेएस वर्मा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? संजीव सचदेवा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। देखो एक चीज और समझ लो, हर कोई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। सुप्रीम कोर्ट भारत का पूरा सबसे सुप्रीम कोर्ट है। उसने कह दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ना हो तो नेता खा जाए तुम्हें कच्चा। हालांकि न्यायपालिका भी अब थोड़ी सी नेताओं के कंट्रोल और कई सारे जज पैसे के आधार पर कई सारे जज अपने फैसले देने लगे हैं, लेकिन सभी नहीं है। सब व्यवस्था खराब नहीं है, कुछ हद तक खराब है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट के रखता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अभी सुप्रीम कोर्ट ने परसों नरसों कह दिया कि जितने भी सड़क पे फालतू, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पर, ऐसे सार्वजनिक जगहों पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ो 8 हफ्ते के अंदर। कितने हफ्ते के अंदर? 8 हफ्ते के अंदर। तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होता है भैया, मेन है वो, फैसले पलट भी देता है। और कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने दिए हुए किसी फैसले को भी क्या कर दे, आगे चल के चेंज कर दे समय के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट, तो मैं ये समझा रहा हूं कि भारत में कई सारे हाई कोर्ट हैं जिनके अंदर जज काम करते हैं। प्रत्येक हाई कोर्ट का एक क्या होता है, चीफ जस्टिस होता है। मध्य भारत में अभी 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं और उन हाई कोर्ट में जज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। इन जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आपसे ये कोई पूछे, आपने मुझसे नहीं पूछा, आपको एक चीज पूछना चाहिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि सर ये तो चलो समझ में आ गया कि जो राष्ट्रपति है वो इनकी नियुक्ति करता है, किनकी? जजों की। और आपने कहा कि हाईकोर्ट का जज बनना है तो 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। काय का? वकालत का। आपके पास वकील के रूप में काम करने का कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का। अब वो चाहे एक हाईकोर्ट का हो चाहे अलग अलग हाईकोर्ट का हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस कितना हो तो आप जज बनने की कंडीशंस में पहुंचते हैं। इतना मैंने आपको समझाया ना। तो आपको यह पूछना चाहिए था कि सर ऐसे तो बहुत सारे वकील हो रहे होंगे कि जो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके घूम रहे होंगे, तो क्या राष्ट्रपति कैसे बना देता है कि अपने आप निकलता है रात के टाइम चश्मा वश्मा लगा करके, एकदम कैमरा वैमरा लेके जांच पड़ताल करता है कि अच्छा इस वाले वकील को सुप्रीम हाईकोर्ट का जज बना दो? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन कैसे करता है? कौन देखता है कि भैया इसको बना दो? या वो खुद चुनता है या सरकार कहती है उसको कि भैया इस आदमी को बना दो, कि हमारे गली के पप्पू भाई साहब हैं, पप्पू भाई साहब को बना दो। अब पप्पू भाई साहब बन गए जज कि भैया उन्होंने कर रखी है, 10 साल हो गई इनकी डिग्री को, और वो बेचारे कर रहे हैं हाईकोर्ट वाईकोर्ट जाते तो हैं काला कोट पहन के, और वकालत तो कर रहे हैं, मैंने तो 20 साल को एक्सपीरियंस है, तो कभी जज बन जाएंगे। तो कैसे नियुक्ति करता है? कौन कहता है उसको कि नियुक्ति कर दो? कौन कहता है कि ट्रांसफर कर दो, कि भाई इस वाले हाईकोर्ट के जज को इधर ट्रांसफर कर दो? जैसे मान लो कोई हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस है, उसको उठा करके एमपी का चीफ जस्टिस बना दो। कौन कहता है? कौन तय करता है? ये कौन बोलता है? तो फिर आप ऐसा कहना कि सर हम बताएं, तुम्हें नहीं पता हो तो हम कहेंगे हाँ बताओ बेटा कौन कहता है। तो तुम हमसे कहोगे कि सर कॉलेजियम सिस्टम नाम का एक सिस्टम होता है। हम कहेंगे सिस्टम? कि सिस्टम तो हमने, एक यूट्यूबर का गाना है आजकल युवा पीढ़ी गा रही है, सिस्टम पे सिस्टम। ऐसा कैसा सिस्टम? फिर तुम कहोगे सर आप समझ रहे, आजकल आप नेट ज्यादा चला रहे हो। मैं कहूंगा हाँ चला तो रहा हूं बेटा।
फिर तुम मुझसे कहोगे कि होता क्या है सर, जजों की एक कमेटी है, क्या है, जजों की, उस जजों की, वही जजों की कमेटी तय करती है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा और किसका ट्रांसफर होगा। वो किन्हीं लोगों का नाम सरकार को भेज देती है। ठीक, सरकार का काम है उसको कहां तक पहुंचाना, राष्ट्रपति। सरकार मतलब राष्ट्रपति। कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, पहले भी पढ़ा चुका हूं कि कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन देता है उसको सलाह मशवरा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। वहां तक सिफारिश पहुंची किसकी, कॉलेजियम की। और कॉलेजियम क्या है, तो सीधी सीधी भाषा में, आसान भाषा में कि सर कछु नहीं है, जजों की एक कमेटी है, सो वही बताते रहते हैं कि इन्हें बनाए दो, इन्हें बनाए दो, इन्हें बनाए दो। और राष्ट्रपति को क्या, राष्ट्रपति किसके माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से उस पर क्या करता है कि ले चलो बन जाओ। नहीं बात समझ में, यह है कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिशों पर जजों के ट्रांसफर और नियुक्तियां होती हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, हाईकोर्ट के जजों को शपथ कौन दिला रहा है, हटा कौन रहा है, संसद। आसानी से आप नहीं हटा सकते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन है, अरे हाँ ठीक है, तुम है जाने क्या कहते रहते हो, तो समझ में नहीं आता क्या कहते, एक संग बोलने लगो भाई, एक जन कोई बोले, एक कोई बोले। अच्छा एक चीज और सुन लो, सुनो 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 थोड़ा और सुन लो बेटा, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो तुम लोग, हैं कितने सूदे हो, फालतू में बदनाम है अपना क्षेत्र, कहते हैं भाई ग्वालियर चंबल का एरिया ऐसा और वैसा, कितने सूदे मोड़ी मोड़ा है हमारे, पानी को पप्पा कहते हैं। कितने मासूम मासूम से, देखो कैसी मासूमियत टपक रही इनकी। आर्टिकल 223 क्या है ये सुन लो बस, फिर इसके बाद देखेंगे आगे। ये कार्यकारी का मतलब ये होता है, मैं तुमको बताऊं कि जैसे चीफ जस्टिस है नहीं अभी परमानेंट वाला, पद खाली है, सिफारिश नहीं हो पाई, किसी तरह से नियुक्ति नहीं हो पाई, तो फिर क्या किया जाएगा, कुछ समय के लिए, जब तक परमानेंट चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं हो जाती, कहां पर, हाई कोर्ट में, तब तक के लिए एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक, तो वो है आर्टिकल 223 में। अब मैं ये नहीं समझाऊंगा, केवल इसको रट लेना, अभी जब कभी संविधान पढ़ाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा रिट, इसको रट लेना इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट जो है वह रिट जारी करता है, कौन से आर्टिकल से, 226। अभी रिट समझाने बैठ गया तो बेटा फिर 12:30 बजेंगे सीधे, हाँ, और बहुत तब समझ में नहीं आएगी, तो तुम कहोगे कहें सर का परमादेश तो क्या होता है, तो वो कभी मैं संविधान पढ़ाऊंगा अभी दोबारा से, तो फिर उसमें आपको समझा दूंगा। अभी आप ये समझो कि हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती हैं आर्टिकल 226 के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी करी जाती है 226, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32। इन दोनों को आप रट के रखो, रट के रखो मतलब बहुत अच्छे से रट के रखो कि रिट जो जारी करता है आर्टिकल 226 से, कौन कौन, हाँ हाई कोर्ट। तो अभी तक हमने क्या समझा, बीच बीच के मैंने अभी 1-2 आर्टिकल नहीं बताए, वो मैं बताऊंगा भी नहीं अभी, नहीं तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, देखो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तो बहुत छोटा सा, कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये है कि मध्य प्रांत जब था तो वो हाईकोर्ट था नागपुर में, कहां था भैया, नागपुर में। उस हाईकोर्ट की स्थापना सन 1936 में की गई, भारत शासन अधिनियम की 1935 की धारा 108 के तहत। जब हमारा मध्य प्रदेश बन गया 1 नवंबर 1956 को, तो फिर हमने वो हाईकोर्ट बनाया जबलपुर में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के 1 के तहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, संजीव सचदेवा, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला,
और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो भारत के भी चीफ जस्टिस रहे हैं और उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है और कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। मध्य प्रदेश में दो और ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, जेएस वर्मा और अरविंद बोबड़े। ऐसे दो व्यक्ति, और जिनमें जेएस वर्मा तो ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में ही जन्मे थे, मतलब सतना जिले में उनका जन्म हुआ था। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो है वो दो खंडपीठ है जो कहां पर है, इंदौर और ग्वालियर में, जो कब बनी, नवंबर 1968। अभी बात चल रही है कि कहां पर और बनाएंगे, भोपाल में और बनाएंगे। और हाईकोर्ट जो है वो हमारा रिटे जारी करता है, वो कौन से आर्टिकल से, 226 से। एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में हम ट्रांसफर कर देते हैं 222 में। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वह 217 है, और प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, वो 214 है। हाईकोर्ट का गठन जो है वो 216 में है। 215 जो है वो हाईकोर्ट उसमें अभिलेखीय होगा। और भारत का पहला हाईकोर्ट है बंबई, जो कि 1861 के कैनिंग के हाईकोर्ट अधिनियम के द्वारा बनाया गया। दूसरा हाईकोर्ट है कलकत्ता, तीसरा है मद्रास, चौथा है इलाहाबाद। कितने इंटेलिजेंट लोग, एकदम इंटेलिजेंट, दुख सब याद हो गया तुम लोगों को। हाईकोर्ट के जजों को अगर बनाना है तो योग्यता चाहिए कितना, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकील के तौर पर। कितने साल का, कानून का ज्ञाता हो राष्ट्रपति की नजरों में, एकदम जानकार। कॉलेजियम करेगा सिफारिश और बन जाएंगे क्या, जज। एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भी ट्रांसफर होता है। जजों की इस्तीफा देने की है उम्र कितनी, 62। किसी जज ने उल्टा पुल्टा काम कर दिया और ससुरा इस्तीफा भी नहीं दे रहा, देखो आप नालायक को, इस्तीफा ना दे और कामों उल्टे करे तो क्या करने पड़े बाबा के खिलाफ, कहा लेके आएंगे, प्रस्ताव लेके आएंगे। और बाप प्रस्ताव की होगी जांच, कमेटी बनानी पड़ेगी एक जजों की, वो कह देगी आओ सही कर रहे तुम, बिल्कुल एकदम कत रहो, ठीक। तो प्रस्ताव हो जाएगा पास, और पास होने के बाद क्या हो जाएगा, हाँ। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज थे, उनके घर मिला था पैसा बहुत सारा, तो वो इस्तीफा वगैरह भी नहीं दे रहे थे और उनके ऊपर अभी चल रहा है कि अभियोग लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, संसद में चल रहा है मामला, दुनिया भर का केस हुआ गया। अब भाई चले गए कहूं शादी ब्याह में, पता नहीं शादी ब्याह में क्या घूम भी गए, वो तो बेही जाने। तो उनके यहाँ लगा था ताला, बिन क्या लग गई आग, आग बुझावे आई फायर ब्रिगेड, और बे बुझावे आई तो बिन ने देखो ले नोटन में आग लग रही जा, मैं तो नोट ही नोट है, नोट ही नोट है। तो तब सबने पता पड़ गई कि ले यहाँ तो पैसे ही पैसा उल रहा है। जो नेता हो चाहे जितने बड़े लोग हों, बेने कछु फर्क नहीं है, बे तो अपनों खावे पे लगे हैं, लूटवे पे लगे हैं, लूटत रहो लूटत रहो और लूटत रहो। अब परसों हम देख रहे थे, इंटरनेट हम चलाते हैं हम भी खूब खाब ठीक ठाक मात्रा में, तो बाई पे इंस्टाग्राम पे एक रील आ रही थी तुम्हारे श्योपुर की। श्योपुर में सरकारी स्कूल के बच्चे मौड़ी मोड़ा बेचारे, अब सरकारी स्कूल में कौन के मौड़ी मोड़ा पढ़ते हैं, को कलेक्टर या को विधायक के रिश्तेदार बच्चा तो पढ़ता नहीं है, मजदूरों के और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासियों के और सब लोगों के। तो उन बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना पुरानी सरकारों ने निकाल रखी है कि भाई उनको खाने पीने की व्यवस्था भी करी जाए। और हम तुम्हें पहले भी पढ़ा चुके हैं कि श्योपुर जो है वो कुपोषण से प्रभावित, पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है उस कुपोषण से, मतलब वहां के लोगों को खाने का व्यवस्था ही नहीं है, वहां पे खावे के लिए मोड़ी मोड़ने सही आहार नहीं है। तो वहां पे वे मध्याह्न भोजन खा रहे हैं, तो इनके लिए का प्रॉपर फंड आता है बेटा, खाने पीने का प्रॉपर आता है, जो वहां मास्टर मास्टरनी है उनके पास पैसा आता है कि भाई आप बच्चों को ये भोजन व्यवस्था कराएं। बे सब्जी और पूरी पूरी नतीजे ने कहा तो कागज पे खा रहे हैं, खाए अखबार पे, काय पे चल रही है, अखबार पे। तो इतने ही भ्रष्टाचार है कि मतलब उनको बिन को खाओ खुद डकार गए, है ना। बे क्या करेंगे, बे तो गरीबन के बच्चा है, बे तो का वो तो धरती पे खा लेंगे। तो इस तरह की मानवता है हमारे यहाँ पे। तो समझ लो अपना देश कितना महान है ना। एक तरफ इतना पैसा और एक तरफ कि कोई कहता है कि इस देश में कितने देश रहते हैं, 2, एक को कहते हैं इंडिया, एक को कहते हैं भारत। इंडिया वालों को फर्क ही नहीं पड़ता कि भारत में क्या हो रहा है, भारत के लोग जिंदा हैं कि मर गए। इंडिया वाले तो बढ़िया एकदम मॉल में बैठते हैं,
पॉपकॉर्न का ऐसे लेते हैं पैकेट और ऐसे खाते हैं और कहते हैं वाह क्या बढ़िया पिक्चर बनी है। चलो ये समझ में आया होगा आपको। हाँ यस सर, तो अभी दूर जाना थोड़ी है, 2 मिनट और सुनना है बातचीतें। ये हाईकोर्ट का कॉन्सेप्ट है बेटा। अब हमको देखना क्या है, अब हमको केवल ये देखना है कि जो हाईकोर्ट के जज हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो जज हैं, अब एक चीज समझना, हम सभी जजों को तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भैया हाईकोर्ट बना कब, 1956 में। देखो एक होता है मेन जज और बाकी होते हैं अन्य जज, बाकी अन्य होते हैं। तो मेन जज होता है उसको अपन बोलते हैं चीफ जस्टिस। तो भैया चीफ जस्टिस के बारे में तो पढ़ा जा सकता है कि भारत के अभी तक जो 1956 से लेकर के अभी तक में अगर बात करूं तो कितने हुए होंगे, 33 34 या 33 होंगे या 34 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में अभी तक कितने चीफ जस्टिस बन गए होंगे, या 33 या 34 या 35 है, इतने ही तो बने होंगे। जब 33 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, 33 या 34 अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो हमें केवल उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखो सभी के बारे में तो अपन नहीं पढ़ सकते। अच्छा एक चीज और सुनना, कई बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कोई साधारण जज से मतलब जो चीफ जस्टिस नहीं है, कोई अन्य जज है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के पद पर पहुंच गया, क्या ऐसा है क्या? तो हमको यह देखना है, मतलब जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे 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 कई सारे चीफ जस्टिस ऐसे हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूं, हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस हैं हेमंत गुप्ता, जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जज के पद तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में क्या रहे वो, चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में क्या रहे, जज। मतलब हर चीफ जस्टिस भारत का चीफ जस्टिस तो नहीं बन सकता। तो ऐसे कुछ जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद तक पहुंचे, और ऐसे कोई जज हैं चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचे। वो तो कितने हैं, केवल 3, मैं बता चुका आपको, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जीएस वर्मा और अरविंद बोबड़े। ठीक, ऐसे कुछ मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे कुछ मुख्य न्यायाधीश हैं जो राज्यपाल के पद पर पहुंचे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया। कुछ आ रहा है समझ में? जैसे मैं आपको अभी 2 दिन पहले राज्यपाल पढ़ा रहा था, जैसे पीवी दीक्षित, किया है कि नहीं किया इन्होंने राज्यपाल के रूप में काम? ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने काय के रूप में काम किया, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया, कौन कौन से? पीवी दीक्षित और जीपी सिंह और एनडी ओझा। कितने लोग हैं? 3। पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और एनडी ओझा, ये 3 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अब भले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया, लेकिन काम तो किया है राज्यपाल के रूप में। हाँ भाई, आ रहा है समझ में? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है अगर आ रहा है। जीएस वर्मा तो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी कौन रहा है? जीएस वर्मा। क्लियर है क्या? है? चलो समराइज करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है? अगर हम हाईकोर्ट की बात करें, जो फैक्ट छूट जाए तो उसको करेक्ट कर लेना। हाईकोर्ट की अगर बात करें तो भारत में हाईकोर्ट की व्यवस्था 1861 में स्टार्ट की गई थी कैनिंग के द्वारा। 1862 में पहला हाईकोर्ट स्थापित किया गया बंबई में, जुलाई 1862। अगस्त में अपन ने
कलकत्ता पहुंचे, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद 1866 में। भारत में वर्तमान समय में अगर देखें तो वर्तमान समय में संविधान में भाग 6 में 214 से लेकर के 237 तक राज्य की कोर्ट की व्यवस्था के बारे में बात की गई है, जिसमें अधीनस्थ कोर्ट भी आते हैं। अगर हम बात करें 214 की, तो 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है और 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट संसद की विधि द्वारा बनाया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 231। प्रत्येक, जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो अगर हम पुराना मध्य प्रदेश की बात करें, जिसको हम मध्य प्रांत या बरार के नाम से भी जानते हैं, तो नागपुर में हाईकोर्ट बनाया गया था। वर्तमान हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। जिस बिल्डिंग में वह है वह गोकुल राजा गोकुलदास की है, जिसको हेनरी इरविन ने बनाया था 1889। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और आर्टिकल 222 के तहत जजों का ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके कहने पर? कॉलेजियम सिस्टम के कहने पर। क्लियर है? याद रहेगा। कल मिलते हैं आप लोगों से। ग्रुप में भेजेंगे भैया, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे आपको आज मटेरियल। आप पढ़ के आइएगा, याद करके आइएगा, ठीक। जिनके पेपर नहीं हुए हैं